Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube platform where we cover the important current affairs with you and the editorial discussion as well. This is your mentor Arzu Kakkad और इस session में we'll be having a look over the important articles, prelims point of view plus important articles mains के point of view से भी. So as in this session will be inclusive, this session will be taking a integrated approach जहाँ पर prelims और mains दो अलग अलग चीज़ें नहीं है. वैसे technically speaking तो चलो prelims phase 1 फिर mains आगे next phase, लेकिन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप जब भी किसी आर्टिकल को देखते हैं तो उसका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और उसको मेंस पर्सपेक्टिव से देखना दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेन से कैसा फॉर्डर ले सकते हो यहाँ से और प्रीलिम से क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट. सो किसी भी आर्टिकल को दोनों नज़रिए से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कहाँ से मतलब आप उसके कंटेंट को कहाँ यूज़ कर सकते हो वो मालूम होना चाहिए, जो मैं इस सेशन के दौरान आपको बता ही देती हूँ. अभी इंडेक्स में भी यहाँ पे मेंशन हो ही जाता है, लेकिन खुद से यू शुड एनालाइज और अंडरस्टैंड कि कौन से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से लिंक कर सकते हो. वो आप जितना सिलेबस आपको याद है उतना आपके लिए अच्छा है, राइट. सो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज द सिलेबस. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बट इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है. चलिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. दो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आर्टिकल्स होंगे और जिससे आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे. मतलब एक एडिटोरियल को इस तरीके से कवर किया जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड ये सब कुछ मिले, पॉइंट्स मिल जाए, राइट. आपको मेहनत नहीं करनी पड़े. मेहनत अब आपको सिर्फ उसको समझने में वो भी नहीं करनी पड़ेगी. मतलब आपकी कम मेहनत हो और स्मार्ट वर्क आपका हो, तो उस हिसाब से ये दोनों आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे. पहला तो मतलब जो है वो है रिलेटेड टू कैंपस सुसाइड एंड डिस्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स. मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इससे. और द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे. क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और राइटर का वहाँ पे क्या कहना है एंड हाउ वी कैन कम विद अ वे फॉरवर्ड फॉर दिस आर्टिकल, राइट. तो ये इसके बारे में बात होगी. फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अब उनको भी देख लेते हैं. ये आई मीन टू से ये लेंथी आर्टिकल्स रहेंगे, एडिटोरियल की तरह डिस्कशन होगी. डिजिटल हेल्थ सबमिट 2023, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. इस सबमिट के बारे में जानेंगे, डिजिटल हेल्थ के बारे में जानेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, राइट. तो एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन दिस आर्टिकल. ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस. क्या होती है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस? रिसेंटली कोई ऐसा प्लांट अभी लगा है क्या? कहाँ पर लगा है? उससे होगा क्या? इस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करी गई? तो एवरीथिंग विल बी टॉकिंग पेपर 2 और पेपर 3 से, दोनों से आप इसको लिंक कर सकते हो. वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, ये क्या डिसीज है, क्या होता है इसके अंदर और इस दिन को कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, एवरीथिंग ये तो मैंने बता ही दिया. फिर उसके बाद एक स्पीशीज है मैनग्रोव पिता, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. आईयूसीएन स्टेटस, हैबिटेट, एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर ऑफ. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक इट. बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर, इंडिया में पहली बार अगर हो रही है तो इसका एम क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, क्या होगा इस समिट में, तो वो हम कवर करेंगे आज के सेशन में, राइट. सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी टू गो विद दिस. अब चलते हैं एंड लेट्स टेक दिस सेशन फॉरवर्ड. ओके, तो ये लीजिए आपका पहला आर्टिकल जो कि कह रहा है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड. किस लिए? टू रेज द अवेयरनेस. अवेयरनेस किसके बारे में रेज करनी है? अबाउट दिस रेयर ब्लड डिसऑर्डर एंड हेल्प दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इट to lead a better life. World Hemophilia Day, basically it was first commemorated by the World Federation of Hemophilia 1989 में in the remembrance of Frank Schenbel who was born on 17th of April 1942. तो मतलब 17th of April को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल और इसकी थीम इस बार की थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर. क्या होता है हेमोफीलिया? हमारे बॉडी की एबिलिटी है टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स. अगर एकदम से जैसे खून जम जाना हम बोलते हैं, वहाँ पर रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ताकि खून बहता जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग. लेकिन अगर
किसी को वो ये बेसिकली हेमोफीलिया होता है, सो पीपल हैव दैट डेफिशिएंसी इन दैट क्लोटिंग फैक्टर, तो आप ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, सो इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में से खून जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, बहता जाता है, राइट। तो वहाँ पर इट लीड्स टू अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, एंड देर आर अदर ट्रीटमेंट्स टू गो फॉर सर्जरी टू रिपेयर द डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय ब्लीडिंग, प्रोमोट क्लोटिंग, ऐसे मेडिकेशंस, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। तो यहाँ पर लोगों को इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में अवेयर करना, एंड males are much more likely to have hemophilia than the females as per a study. It is caused by, कैसे होता है, जब इट इज कॉज्ड बाय अ चेंज और अ म्यूटेशन किसी भी एक जीन्स में, जो जीन प्रोवाइड करती थी इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स दैट वर नीडेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, वो नहीं हो पा रहा है। चेंज इन द म्यूटेशंस होने की वजह से आपकी बॉडी जो है ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो वो it leads to this disorder that is hemophilia, and yes, it is life threatening too. ठीक है, next is Digital Health Summit 2023. Recently it was organized by Confederation of Indian Industry. कहाँ पर? गोवा के अंदर। अब क्या है डिजिटल हेल्थ समिट और इसके मेजर हाइलाइट्स को हम जानेंगे यहाँ पर। सो उसको जानने के लिए आपको पहले तो डिजिटल हेल्थ केयर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जब हम डिजिटल हेल्थ समिट, तो डिजिटल समिट तो पता ही है, लेकिन वहाँ हुआ क्या ये सब तो देखेंगे ही सही, बट डिजिटल हेल्थ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल हेल्थ केयर? एक ऐसी मेडिकल केयर डिलीवरी जो कि यूज़ करती है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, to make the medical care more accessible, more affordable, more sustainable, राइट। जिसमें आप टेलीमेडिसिन की बात करते हो, जैसे अब कोई रिमोट कॉर्नर पे है तो अब आप ऐसे करते हैं ना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशंस करते हैं, एंड वी हैव वियरेबल डिवाइसेस, हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल हेल्थ। सो ये है आपका डिजिटल हेल्थ केयर। येस, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, नो डाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज में नाउ पेशेंट्स कैन ईजिली गेट एक्सेस टू द हेल्थ केयर through online consultation, right? And you have that access to the health data. Basically, the digital tools provide the healthcare providers with a view of the patient's health. आपके पास डेटा होगा पूरा, एंड मेकिंग की हेल्थ केयर जो है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड ensuring access to the remote areas, to the advanced areas. ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक चीज़ के चैलेंजेस भी होते हैं, नो डाउट एट इट। क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हैं, जब मैं डेटा की बात कर रही थी तो वो डेटा प्रिवेसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ पेशेंट्स इन द डिजिटल हेल्थ केयर। इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, दैट विल लीड टू डेटा ब्रीच, दैट विल लीड टू द कॉम्प्रोमाइज इन द पेशेंट्स डेटा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। Then comes misuse of the digital prescriptions, data theft, misuse of the electronic health records, ये सब कुछ हो सकता है। Then अगर मैं डिजिटल की बात कर रही हूँ, so first of all तो जो डिजिटल प्रोफेशनल्स हैं वो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किसी को एक्सेस भी करना है। अब पेशेंट को, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देना चाह रहे हो तो पेशेंट को भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं दैट गो अलॉन्ग। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल हेल्थ केयर, ब्लॉकचेन हेल्थ केयर के अंदर अगर ले आओगे, दैट कैन इम्प्रूव द सिक्योरिटी, राइट, डायग्नोसिस, और टू एनालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा AI का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर किसी के चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, तो हमें हर एक चीज़ को वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अब ये जो मिशन, ये जो सबमिट थी, मेजर हाईलाइट्स क्या रहे इस सबमिट के, कि कैसे आप डिजिटल हेल्थ इनोवेशन ला सकते हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट डिजिटल हेल्थ इनोवेशन, एंड जिसमें आप पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स और 3D प्रिंटिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक, जिनोमिक्स, तो ये सब कुछ आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, हाउ यू कैन एम्पावर योर डिजिटल हेल्थ इनोवेशन में, राइट, उसकी इंपॉर्टेंस। It aims to create a digital public good framework to promote the standards for interoperability, data privacy and data security, जिसकी मैंने बात करी,
और जब आपका डिजिटल हेल्थ सिस्टम हो, देयर इज़ अ नीड फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी होना चाहिए। सो ये सब हाईलाइट्स थे इस पर्टिकुलर समिट के। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, दैट इज द फर्स्ट मैनग्रोव पित्ता बर्ड सेंसस। ये तस्वीर है, इसकी अपने दिमाग में इसको होता है छाप लेनी चाहिए, तो क्योंकि जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना आपको याद रहेगा। तो नाम है इस खूबसूरत से पक्षी का मैनग्रोव पित्ता बर्ड, एंड द सेंसस वाज कंडक्टेड इन द 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, केंद्रपारा और जगत सिंहपुर। तो ये 2 जगह पर, इन दीज 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, द फर्स्ट मैनग्रोव पित्ता बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड। इस बर्ड स्पीशीज के बारे में जाने। सो इट इज फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, भितरकनिका, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस। मैनग्रोव है ना, तो मैनग्रोव वाले रीजन में तो बहुत अच्छा है, मतलब हैबिटेट वहीं होगा, ज़्यादा वहीं पाई जाएंगी। तो मैनग्रोव पित्ता बर्ड इज ग्राउंड बेसिकली फॉरेजर एंड ट्री रेस्टर। प्राइमरीली कहाँ है? नियर टू द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है। क्या सिर्फ इंडिया में पाई जाती है? नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ सब इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो ये इसका हैबिटेट कहाँ है? मैनग्रोव के पास। ये स्पीशीज नहीं पाई जाएगी तो मतलब इट विल टेल यू एंड इट विल बी इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, है ना। तो फिर उससे इट विल बी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट इकोलॉजिकल बैलेंस। सो इट एक्ट्स एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सेंसस अगर हुआ है, सो अभी द सेंसस ऑफ द मैनग्रोव पित्ता बर्ड्स फाउंड दैट अ टोटल ऑफ हाउ मेनी बर्ड्स वर काउंटेड? 179 birds were counted. Highest concentration is found near the mangrove, near the Mahipura river, inside the भितरकनिका नेशनल पार्क। आपके लिए आज एक होमवर्क है, इस रिवर के बारे में बस गूगल पे डालना, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, कहाँ की रिवर है, बस इतना जान लोगे तो भी बहुत बढ़िया होगा। सो कोई ट्रिब्यूटरी है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। मैप में जाके लोकेट करो, एक ही पॉइंट है, एक ही रिवर है, जैसे ही सर्च करोगे 3 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, मैप भी सामने ही दिख जाएगा। बट वो शिद्दत होनी चाहिए सर्च करने वाली, वो किसी में है किसी में नहीं है ना। तो मेक श्योर कि आप सर्च ज़रूर कर लें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, दे ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन हाईलाइट करी। अब मैं इसके बारे में जाऊं उससे पहले हमें तो कंप्रेस्ड बायोगैस पता होना चाहिए, बेसिक। मतलब बायोगैस को कंप्रेस कर दो, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। सिंपल सी बात है। काफ़ी देखो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, बाकी सब तो बात की बात है। सीढ़ी ऐसे चढ़ी जाती है ना, सीधा मैं ऊपर इन द सेंस कि सीधा अगर आपको 10th लेडर पे पहुंचा दूँ तो वो भी नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में तो पहला सवाल हर किसी के मन में यही आना चाहिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस होती क्या है। कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे आपके एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट की डीकॉम्पोजिशन होती है, तो ऐसे इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, फिर प्यूरिफाइड एंड compressed फॉर द यूज एज एन ऑटोमेटिव फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एक पॉइंट रह गया। पॉइंट ये है कि जब आपके डीकॉम्पोजिशन होती है ऑफ द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, तो बायोगैस में क्या है? गैस है ना, तो वो गैस तो रह गई। सो इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस एंड वेपर्स, जिसमें मेनली आती है मीथेन इन द गैसियस फॉर्म। ये मीथेन प्रोड्यूस होती है बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, plant waste, then purified, then compressed, and it is your compressed biogas. Recently अगर आप न्यूज़ काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एशिया का लार्जेस्ट compressed biogas प्लांट कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ पंजाब इट इज इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पर संगरूर में
right? So it is a master plan for a compressed biogas based rural economy, जिसमें मतलब अगर एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, कार्बन फुटप्रिंट कितना रिड्यूस होगा, द प्लांट विल बी रिड्यूसिंग वो सस्टेनेबल स्टबल बर्निंग, राइट, ऑफ 40,000 to 50,000 एकर्स ऑफ फील्ड, एंड जो आपके क्लाइमेट गोल्स हैं आपके, यू विल अटेन दैट, इट विल हेल्प इन अचीविंग दैट इंडियाज क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, नो डाउट एट इट. फिर हमारे पास एक स्कीम थी, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, दैट वाज 2018 की स्कीम टू एस्टैब्लिश एक ऐसा इकोसिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ compressed biogas from these biomass sources from the waste in India. कैपेसिटी एनहांस होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बूस्ट मिलेगा, काफ़ी इसके ऑब्वियसली प्लस पॉइंट्स तो हैं ही हैं, और आपका टारगेट भी है 15 मिलियन मेट्रिक टन्स को अचीव करना. तो यहाँ पर अब कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है, तो ये चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा. Compressed biogas is seen as a strategy in reducing the import of fossil fuels. बिल्कुल सही बात है, और जो आपका नेट जीरो एमिशन का जो गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो वो भी अचीव कर पाओगे. इसकी प्रोडक्शन से नेचुरल गैस इंपोर्ट कम होगा. ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तो ये याद में रख लो. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कम रिडक्शन देखने को मिलेगा, जो मैंने स्टबल बर्निंग बताया, रेजिड्यू बर्निंग जो है वो इट विल प्रोवाइड एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग में यहाँ पर इट विल ऑफर दीज बेनिफिट्स, एंड स्टबल बर्निंग नहीं होगी. प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव इनकम टू द फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा इफेक्टिव तरीके से, और जो बाई प्रोडक्ट है ऑफ द कॉम्प्रेस्ड बायोगैस दैट इज फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, आप उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, राइट. तो ये बहुत अच्छे इसके पॉइंट्स हैं, और इंडिया का तो टारगेट है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ गैस इन द एनर्जी मिक्स टू 15%, जहाँ पर मैंने आपको SATAT स्कीम के बारे में भी बताया, और इंडिया का एम है 5,000 कमर्शियल CBG प्लांट्स बाय 24-25 एंड प्रोड्यूस 15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस. ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई. चलते हैं अगले सबमिट के ऊपर. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इंडिया टू होस्ट द समिट ऑन बुद्धिज्म. पहली बार ऐसा हो रहा है दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट. पहले मैं इसके ना फैक्चुअल बातें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट इसका अदर साइड ऑफ इट. कल्चर मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये समिट को, जिसके अंदर जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, बुद्धिस्ट टीचिंग और प्रैक्टिसेस से आप कैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, पॉवर्टी का सॉल्यूशन, पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड ऐसे जितने भी इश्यूज जो हैं, जो प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, हाउ वी कैन कम अप विद द सॉल्यूशंस. इसके लिए अब बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, तो जिन कंट्रीज़ में जैसे जापान है, थाईलैंड है, जहाँ बुद्धिज़्म फैला, तो क्योंकि अब 170 डेलीगेट्स हैं, चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो अलग बात है. सो 170 डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज सच एज मैक्सिको, कैम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड, जापान, एंड 150 फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दी समिट. अपने आप में बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है. जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसी कड़ी होती है ना जो जोड़ती है आपस में, तो ये एक वो चीज़ है जो सबको जोड़ती है, राइट. मतलब रिलीजन, धर्म, तो उसको यहाँ पर आप उसकी बुद्धिस्ट टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए आप अलग अलग कंट्रीज़ को इनवाइट कर रहे हो, एंड देयर आर 170 डेलीगेट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़, ताकि आप प्रॉब्लम्स लाओ सॉल्यूशंस का. इन सॉल्यूशंस का जो इंडिया क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम फेस कर रहे हैं, राइट. सो रिस्पॉन्सेज टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस. इस सबमिट का एम है कल्चरल रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हैं वो एनहांस होंगे विद द अदर कंट्रीज़ इन द राइज ऑफ. अगर आप देखो अभी चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में जो नेम बदले जा रहा है, और मैंने शॉर्ट वीडियोस काफ़ी प्रिपेयर करी हैं अभी जो रिलेटेड टू द इशूज़, चाहे वो ढोकलाम प्लेटू के आसपास जो भी रिसेंट इशू रहा, और वो तो पहले भी था बट नियर टू दैट एरिया, राइट. वापस से इशू आया, फिर अरुणाचल प्रदेश में नेम चेंजिंग का इशू आया. सो उसके
काउंटर तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल अगर आप देखो उन इश्यूज के चलते अगर हम यहाँ पर एक ऐसी सबमिट ला रहे हैं इन द लाइन विद द बुद्धिस्ट सबमिट, और ऐसे कल्चरल टाइज दूसरे कंट्रीज के साथ एनहांस होंगे, तो बहुत बड़ी और अच्छी बात रहेगी इंडिया के लिए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है अदर कंट्रीज के, वो और हमारी जो दूसरी कंट्रीज के साथ, वो भी एनहांस होंगी। एंड इट विल मार्क द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म वॉज बोर्न इन इंडिया, राइट। सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की कुछ फैक्चुअल बात करूँ तो 2013 में इट वॉज फॉर्म्ड एज एन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट अम्ब्रेला बॉडी टू सर्व एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, इसको समझेंगे, इससे काफ़ी पॉइंट्स लेंगे और इसको आप अपने मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेंस रिच फॉर्डर आई वुड से। देखने को मिला 2018 से 2023 में 61 स्टूडेंट्स पास्ड अवे, फिर 2014 टू 21 में देयर वर 122 केसेस इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब हमने देखा है कि जब कैंपस सुसाइड होती हैं, डिस्ट्रेस होता है अमंग द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes, other backward caste, economically weaker section. So marginalization और deprivation factors हैं, and but one also finds a wide spectrum of students. मतलब ये factors तो हैं that are leading to the distress among students. आज अगर आप देखो, खुद से सोचो, हम लोग किसी भी चीज़ का कितना प्रेशर ले लेते हैं, चाहे आज हम एग्ज़ाम ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हों, तो वो एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर इन द सेंस जब आप 4 लोगों को और देखते हो कि अच्छा वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, फैमिली से प्रेशर आना या एनी अदर वे से, राइट। एकेडमिक प्रेशर, आजकल हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, और हम मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बस अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। ऐसा नहीं होता है, राइट। हाँ, अपने जो कनेक्शंस हैं यू हैव टू लिमिट दैट कनेक्शंस। अब ये भी नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप कहीं घूमने चले जा रहे हो, और वो नहीं, जो आपका सर्कल है, मतलब 1-2 जो आपके वो होता है ना कि बहुत नज़दीकी, जो आपको समझते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, राइट, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। और वैसे भी तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को इस आर्टिकल में लाया गया है कि क्यों कैंपस सुसाइड हो रही है, क्या रीज़न है अमंग द डिस्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया है, और कैसी काउंसलिंग्स जो हैं आज के टाइम पे, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग। इंडिया की काउंसलिंग्स जो हैं विद इट वाज कंपेयर्ड विद द काउंसलिंग इन द यूएस, तो उसको भी आर्टिकल कवर करता है। इंडियन एक्सप्रेस में एनसीआरबी डेटा जो सोर्स लेते हुए बताया गया है कि 5 स्टेट्स जहाँ पर हाईएस्ट स्टूडेंट सुसाइड्स हुई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स डायरेक्टली लिख दिए हैं निकाल के न्यूज़पेपर से, कि आप इनको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। अब ये आपकी वो है समझदारी कि आप इनको लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि आपका काम आधा कम हो रहा है, राइट। समझना भी है साथ साथ। तो देखो, कैंपसेस हैव बिकम लार्ज एंड इम्पर्सनल स्पेसेस, फैमिली का सपोर्ट कम होता जा रहा है। अब आज के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज तो रही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज रही हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग, राइट। सो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, दैट काइंड ऑफ मेंटरिंग दैट जॉइंट फैमिलीज प्रोवाइड। पहले क्या होता था, चाचा जी, बड़े पापा, है ना, तो ये सब होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो कभी आप हॉस्टल जा रहे हो तो आपके चाचा जी कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए, चाची आ गई, बड़ी मम्मी आ गई, बड़े पापा आ गए, राइट, मामा आ गए। तो वो एक जॉइंट फैमिली जो आपको कोई ना कोई मेंटर करने के लिए होता था, आपकी वो गार्डियन होता है कोई, अब वो नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम सिर्फ वो हम दो, हमारे दो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी न्यूक्लियर फैमिलीज में भी अब क्या होने लगा है, पेरेंट्स आर वर्किंग, तो वो कनेक्ट नहीं है, जो फैमिली का सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है। बच्चा जो है वो आगे खुल के अगर अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा, वो एक इशू है। इंडिविजुअलिज्म इज परवेसिव इन द सोसाइटी। जो इमोशनल डिस्ट्रेस के अर्ली साइंस होते हैं, दे आर गोइंग अननोटिस्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनएड्रेस्ड। या तो वो जो साइंस हैं आप उनको पढ़ो,
आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई नहीं शेयर कर पा रहा, कोई अगर इतना भी बोले आज मेरा आज मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, तो आप कोई नहीं पूछता अपने दोस्त से कि क्या हुआ और सीरियस क्या हुआ, चलना। तो वो एटीट्यूड है, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बेसिकली जो अर्ली साइंस होते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस के, दैट आर गोइंग अननोटिस्ड। इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो आर इन द डिनाइल मोड, दे एक्सपेक्ट द सिचुएशन टू बी डील बाय देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो हैं वो दूर भी हैं ऑब्वियसली, जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं। तो जो बच्चे इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर हैं, दे आर एडवाइज टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए IIT, नीट, MBBS की पढ़ाई के लिए आप कितने एग्ज़ाम्स पहले आप पढ़ते हो, क्रैक करते हो कि अच्छा आपको एक इंस्टीट्यूशन मिले, लेकिन वहाँ जाकर जब हमारा मन ही नहीं लगता है ना, एक एकेडमिक प्रेशर आ जाता है, वी हैव दैट फियर, कोई भी तरीके का फियर हो सकता है। सो एक फ्री एंड फेयर कम्युनिकेशन होना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा है नहीं कुछ भी। स्टूडेंट्स, सीनियर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फ्री कम्युनिकेशन, एक फेयर कम्युनिकेशन, दैट इज हार्डली सीन नाउ। क्लासरूम इंटरैक्शंस आर कन्फाइंड टू ओनली एकेडमिक्स, तो it adds to that stress emotionally distressed students who are already under it. Teachers don't have time, inclination and expertise to address any disturbing traits. हाईली जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हम हाईली फॉर्मलाइज कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, सो वो भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ फ्रेंडली, फ्री, देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ जहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, टाइम दे पा रहे हैं, एंड दे आर एबल टू इंटरैक्ट। तो वो चीज़ें आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिसिंग है। ऑलरेडी अगर कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है और ऊपर से ये सब ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, सो डेफिनेटली चीज़ें और ज़्यादा वर्सन होती जाती है। मोस्ट कैंपस सुसाइड्स आर एट्रीब्यूटेड टू एकेडमिक प्रेशर, कभी नहीं होना चाहिए, जो कि होना नहीं चाहिए। मेडिसिन कह रही हूँ, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब 10 मिनट्स क्लोजिंग योर आइज, टेकिंग डीप ब्रेथ, और वॉक पे जाना, योगा करना, मेंटल वेल बीइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर तो एकेडमिक प्रेशर तो बिल्कुल, मतलब मैं इस पर कभी फिर से बात करेंगे, बट दिस इज मोस्ट सुसाइड्स आर एट्रीब्यूटेड टू एकेडमिक प्रेशर, family circumstances, there can be personal reasons also, different kinds of stress, financial distress होता है, caste based discrimination है, so there are different forms of harassment। ये कुछ issues हैं, ये कुछ reasons हैं। तो काउंसलिंग नहीं है क्या? काउंसलिंग भी है, तो उसको भी देखते हैं, लेकिन इसमें अपने को क्या मॉडिफिकेशंस लाने की ज़रूरत है वो भी समझते हैं साथ में। There are formal mechanisms in place to provide personal counseling, cultural and psychological counseling to the students हैं, counseling support है, ये आप लिख सकते हो। Most of the IITs, NITs and the like have put in place online mechanisms and offline mechanisms to access to the personal counseling therapies। ऐप है जैसे दोस्त, साथी, मित्र, जिनको लॉन्च किया गया to access those services। Most of these institutions they organize awareness programs, sensitization programs, लेकिन still कुछ कमी है। वो कमी क्या है? The onus is on students in need to seek help। मतलब अगर मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, मैं वैसे ही किसी से बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वो बच्चा मेरे पास नहीं आया, मतलब मैं किसी के पास नहीं गई, सो अगर द ओनर्स इज ऑन स्टूडेंट्स दैट द नीड टू सीक हेल्प, तो ये एक इशू हो जाता है यहाँ पर। एंड जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो एक ड्रॉबैक ये है कि ये सब चीज़ें दे आर वर्किंग ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स ओनली, ऑन द वर्किंग डेज ओनली, राइट, एंड दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड इन अ प्रॉम्प्ट मैनर समटाइम्स ऑल्सो। सो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट वी कैन वर्क अपॉन, राइट। सो वी नीड टू हैव सच अरेंजमेंट्स, मतलब कुछ अरेंजमेंट्स तो हैं ऐसे विद द एक्सटर्नल एजेंसीज टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लेकिन चीज़ें अभी प्रॉपर मैनेज नहीं है। जैसे कि देखो, कंपैरिजन किया है आर्टिकल में यूएस और इंडिया की काउंसलिंग में। जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ है ना, दे हैव डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर्स विद रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज। वहाँ पर एक्रेडिटेशन होती है, दे आर एक्रेडिटेड बाय द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। एक बॉडी है, एक
अथॉरिटी है, जैसे हम कॉलेजेस में हम बात करते हैं दिस कॉलेज इज एक्रीडेटेड, तो आप जब किसी को एक्रीडेशन दे रहे हो सो यू सी द रेंज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल सर्विसेज ऑल्सो। एडमिशन लेते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, उसमें ये सब है वो सब है, A+, A ग्रेड, ये ग्रेड, वो ग्रेड की यूनिवर्सिटी। सो जब आप किसी यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग कर रहे हो एंड दे आर एक्रीडेटेड, सो मेक श्योर कि ये सब चीज़ें भी ध्यान रखो। वहाँ क्या होता है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में दे आर मैन्ड बाय लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकैट्रिस्ट, लाइसेंस्ड क्लिनिकल थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ वर्कर, सोशल वर्कर्स, काउंसलर टू स्टूडेंट रेशो केयरफुली एस्टैब्लिश किया जाता है थ्रू केयरफुल एनालिसिस, राइट। तो ये चीज़ें जब आप थोड़ी सी हम लीगलाइज इन द सेंस कर सकते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी है जो पहले चेक करेगी कि इस कॉलेज में अच्छा काउंसलिंग और स्टूडेंट रेशो कितना है, और काउंसलिंग के क्या क्या वेज हैं, क्या क्या थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, एंड कैंपस एथिक्स कैसे हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सबके लिए एक अथॉरिटी हो। वे फॉरवर्ड में यही बोला है कि देर इज़ अ नीड फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपीज एज क्यूरेटिव मेजर्स फॉर द डिस्टेंट स्टूडेंट्स. It may be easy to strengthen and streamline, so we need to make sure that institutions must curb also the all forms of discrimination अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है within their perspective, right? So there is a need to evolve a code of campus ethics prescribing the standards, बिल्कुल होने चाहिए, protocols होने चाहिए, what should be done, what cannot be discussed, even in the informal social settings also. तो campus में social diversity, economic and cultural diversity, they add value, but at the same point of time we need to make sure they are sensitively nurtured and carefully harnessed, right? तो ये था इस पूरे आर्टिकल का जिससे एक मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एंड दे कैन आस्क यू ऑल्सो। सो मेक श्योर आप इस चीज़ को इससे पॉइंट्स लेके उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। ये आर्टिकल में बहुत कुछ है, राइटर क्या कहना चाहता है उसको समराइज करते हुए अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करते हुए आपका भी क्या ओपिनियन है वो आप मेंशन कर सकते हो। क्या इश्यूज फेस कर रही हैं सिविल सोसाइटीज़, क्या चैलेंजेस आज फेस कर रही हैं, क्या कर सकते हैं अभी हम उनको हैंडल करते हुए, सो एवरीथिंग। और सिविल सोसाइटी का फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। पहले मैं आपको आर्टिकल का एक कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। सो दिस आर्टिकल है द राइटर आर्ग्यूज दैट सेंटर हैज़ बीन सिस्टमेटिकली स्टिफलिंग द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स ओवर द लास्ट 9 years, जिससे कि इट इज़ लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन देयर एबिलिटी। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसलिए हैं उनकी जो एबिलिटी है वो सामने नहीं आ पा रही, इट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, द एबिलिटी टू शेप अ पॉलिसी, अ पब्लिक डिस्कोर्स, वो नहीं हो पा रहा है, राइट। यहाँ पर आर्टिकल में राइटर कहते हैं विकास, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ सीन एज द प्रमोशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स रेदर देन सिटीजन वेलबींग, पोर्ट्रेइंग सिविल सोसाइटी, जिसमें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है दे एक्ट एज अ हिंड्रेंस टू द इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। ऐसा है नहीं, लेकिन इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज। और यहाँ पर आज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिटीजन वेलबींग और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिस ट्रैजेक्टरी पे जो काम कर रही हैं, चाहे अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग रीज़न है दे आर वर्किंग फॉर, तो वहाँ पर वो सब एक तरफ होता जा रहा है। नाउ वी आर सीइंग डेवलपमेंट एज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, ये राइटर का यहाँ पे कहना है। तो ज़रा मुझे 1 मिनट दे, लेट मी हैव वाटर, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते। हाँ जी, सिविल सोसाइटी क्या होती है पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में मूव ऑन करने से पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में बहुत there has many actors as they have mentioned, grassroots organizations जो लास्ट माइल तक कनेक्ट करती हैं, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सिविल सोसाइटीज़ में थिंक टैंक्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं दैट चर्न आउट द न्यू पॉलिसी आइडियाज़ देते हैं, दे जनरेट एविडेंस। ऑर्गेनाइजेशंस, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट बिल्ड द सपोर्ट फॉर द कॉजेस। फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं। तो बेसिकली सिविल सोसाइटी मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल एंटिटीज़ जिसमें प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, NGOs, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ।
क्या रोल प्ले करते हैं? जब मैं आज इस आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि ओके दीज आर दी चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, तो पहले तो हमें उस सिविल सोसाइटी के बारे में समझना चाहिए कि क्या रोल दे प्ले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज इट. सिविल सोसाइटी इज अ बून फॉर टुडेज मल्टी स्टेक होल्डर लेड पैराडिगम ऑफ गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस में क्या आता है? इंक्लूसिव, लोगों को साथ में लेते हुए, बेटर पॉलिसीज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. सो एनजीओज, जहाँ जैसे हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन ग्रेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. सिविल सोसाइटी में they play a role by highlighting the demands of the interest group they represent. किसी की ग्रुप की कोई डिमांड होती है, किसी ग्रुप की कोई डिमांड है, तो they highlight that too, राइट. तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. lobbying with the government and the legislators on the issues, increasing their chances of concern. मतलब when you are lobbying with the government and the legislators, आप चाहते हो कि वो इशू जो है पार्लियामेंट में लेके जाया जाए, जब उसकी बातचीत हो फिर वहाँ पर, and find that issue find a place in the upcoming executive decision and upcoming laws. तो ये सब कौन करता है? सिविल सोसाइटीज, राइट. प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेंस राइट ग्रुप, दे हैव, मतलब इनका इतना रोल है कि जब हम देखते हैं कि विमेंस राइट ग्रुप्स का प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट जो है दे रीथिंक्ड ऑन मेनी पॉलिसीज. The rights of trafficked children have been highlighted by the groups like Bachpan Bachao Andolan, whose founded Kailash Satyarthi received Nobel Prize. LGBTQ community जो है they have won rights of transgender via the progressive judgments. सिविल सोसाइटी का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. सो बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप्स जो अपनी आवाज़ आगे तक नहीं लेके जा सकते, तो so as to make sure कि उनकी आवाज़ they also gain a limelight, it is being represented by the interest groups at the highest level of governance. So we can say that they are a parameter of good governance. They act as important means to keep proper check and balances, who exercise power with the public resources. तो सिविल सोसाइटी का एक रोल तो है. आर्टिकल में मेंशन्ड है कि अभी सिविल सोसाइटी क्या इश्यूज फेस कर रही है, ये चीज़ें. पहली बात तो हमें पता है, ये 3 पॉइंट्स हैं दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आर्टिकल कहता है, राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, we all know that there are challenges that, अब रोल उनका पता चल गया कि they are acting as a intermediary between the state and the citizens. They are advocating for the rights and the interest of various communities. They are holding a great place. They are promoting democratic values, constitutional freedom in any country, no doubt. But the primary challenges article says that they are facing today is a systematic clampdown by the non-state actors or anyone. तो यहाँ पर 3 reasons बताए हैं. पहला, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये देखो, कैंसलिंग ऑफ दिस एक्ट. यहाँ पर से क्या होता है, ये जो एक्ट है इट गवर्न्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड. जो एनजीओज फॉरेन फंड यूज करते हैं ना, सो इट गवर्न्स दैट देयर एक्सेप्टेंस, देयर यूटिलाइजेशन. बट इफ वी कर्ब इट, तो उससे क्या होगा? वी आर कैंसलिंग. If we are cancelling, then we are restricting the flow of funds to these organizations. इससे क्या होगा? जो CSOs हैं, जो एक्टिविटीज़ वो कैरी करना चाहते हैं, they will face difficulty. Second thing is you are revoking the licenses and imposing retrospective taxes. राइटर कहते हैं कि अगर आप ऐसे लाइसेंस को रिवोक कर रहे हो which are necessary for the exemption for the non-profit organization, it will result in the loss of tax benefit, their ability to receive donations from the individuals and corporates, and further imposing retrospective taxes, it will lead to financial losses for these organizations. Pressurizing private companies and philanthropists to redirect funding. So basically, this have been done using various legal actions, various tactics. So these are the things that make CSOs difficult to sustain their operations. ये issues है. At the same point of time, there are limitations of progressive civil society के अंदर. राइटर कहते हैं कि आज के टाइम पे organization often they focus upon, even the CSOs, the organization में कुछ वो होता है ना, radicalization आ जाना, कि they are now focusing on the material welfare, the constructive work,
they are focusing upon the material welfare and constructive work, and they are failing to integrate the socio-cultural values, right? So ये भी एक issue है. This limits their ability to share the public opinion, है ना? So they are unable to reshape the hearts and minds and thereby guide the mass consciousness. Many people today, they have highlighted, एक study भी है, vast section of society has been radicalized, and it is highlighted in 2017 study by the Center for Study of Developing Societies that it is also a major shortcoming in of progressive civil society, जहाँ पर we have seen that radicalization की वजह से people also hold extreme views, and these views are incompatible with the progressive values or the constitutional principles, right? So ये चीज़ें we have to cater, we need to do more with it, ताकि आप सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो लाई जाए, उसको एड्रेस किया जाए, एड्रेस द इशू ऑफ रेडिकलाइजेशन. इश्यूज पता चल गए. नाउ व्हाट कैन वी डू? यहाँ से भी आप इश्यूज ले सकते हो, जैसे प्रॉपर फंडिंग नहीं मिली, ये सब समझ आ गया ना आपको. अब बात करते हैं उन रीअलाइनमेंट दैट इज नीडेड. रीअलाइनमेंट में मैंने आपके लिए सिंपल पॉइंट्स रखे हैं, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छे से आप कैटर कर सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में. आज के टाइम पे ना सिविल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़, दे शुड फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स विद लाइक माइंडेड ग्रुप्स, पूल रिसोर्सेज एंड नॉलेज, जो कि हेल्प करेगा उनको फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको टैकल करने में, राइट? CSO शुड लुक टू डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग सोर्सेज बियॉन्ड रिलाइंग ऑन डोनेशंस, राइट? फिर उसके बाद दे कैन इन्वॉल्व दिस कुड इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेट मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. आप उसके लिए भी यू शुड डाइवर्सिफाई योर फंडिंग सोर्सेज. एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पब्लिक एंगेजमेंट, जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ पर आप सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ में वी आर समवट लैकिंग, तो उसको वापस से लाने की ज़रूरत है. रेडिकलाइजेशन को एंड करने की ज़रूरत है. लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया सो एज टू रीच आउट टू द वाइडर ऑडियंस, जिससे कि यू कैन शेप द पब्लिक डिस्कोर्स, अवेयरनेस लाई जाए एंड द सपोर्ट फॉर देयर कॉजेज, जिस कॉज के लिए वो आगे आ रहे हैं. फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी कुड लुक टू एंगेज विद द ग्रास रूट कम्युनिटीज़. बिल्कुल सही बात है. तो उससे क्या होगा? बेस स्ट्रॉन्ग होगा. जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हो, लोग आपके साथ होते हैं, तो एक बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बेस ऑफ सपोर्ट, प्रोग्राम्स, अवेयरनेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ये सब करना ज़रूरी है, राइट? एंड लास्ट, वर्किंग विद द लीगल एक्सपर्ट्स एंड बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड चीज़ें. बेसिकली जब मैं बात करती हूँ कि आपका कोई मुद्दा जो है अगर पार्लियामेंट में जाए, तो वहाँ पर भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये देखो. वे फॉरवर्ड में है दैट वी नीड टू कलेक्टिवली फोर्ज अ प्लान. राइटर कहते हैं we need to collectively forge a plan for this sector's future. The one possibility is young activists should be inducted into the political parties. So यहाँ पर राइटर का ये कहना है कि if this happens, they will take up the such issues that will be both within and outside the party organization. It would ensure that any party they remain connected to the genuine community problems, right? तो इसीलिए उनका ये कहना है कि this can be done and कलेक्टिव एफर्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कलेक्टिव एफर्ट, चाहे वो एक कोलिशन होना ज़रूरी है, कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है बिटवीन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज. तो सब अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो आज फेस कर रही है सोसाइटी, वो भी हम टैकल कर सकते हैं. ठीक है, चीज़ें हो गई क्लियर. अब यहाँ पर मैंने आपके साथ एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करे हैं. आपको क्या करना है, चीज़ों को जितना रिकॉल रिवाइज करोगे, जो कंटेंट है ये डायरेक्ट पॉइंट्स फॉर्म में है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन दी आंसर राइटिंग. और हाँ, अभी हमने आज बुद्धिस्ट समिट के बारे में पढ़ा है ना. सो ये जो होने जा रही है ऑन 20th और 21st ऑफ अप्रैल, आपके लिए होमवर्क है कमेंट सेक्शन में जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, राइट, जिनके जैसे 486 BC में फर्स्ट काउंसिल, 386 BC में सेकंड काउंसिल वाज देयर. तो इन सारी काउंसिल्स की लोकेशन और किंग जो रहे वो बताना कमेंट सेक्शन में. इस तरीके से आप
वापस से चीज़ों को याद कर पाओगे, लिंक करोगे। अब ऐसी चीज़ें न्यूज़ में थी तो दैट विल हेल्प यू ऑल्सो, तो करंट प्लस स्टैटिक हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन, इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दीज वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू like the session also. Mark your attendance by liking this session. Thank you everyone. Good luck, good wishes. Take care.